आचार्य भरत ने 4 प्रकार के नायकों की बात की। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। नाटक लिखने का पहला काम किया हमारे महाकवि कालिदास ने। अभिज्ञान सहोत्रम नाटक उनका है। नाटक में उनका नायक भी है, विदूषक भी है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के इस विमर्श में। सर, आज का विषय है संस्कृत रंगमंच, परंपरा और संभावनाएं। तो सबसे पहला प्रश्न दर्शकों की ओर से यही है कि संस्कृत रंगमंच के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी संरचना कैसी थी, क्या थी, किस तरह की थी। संस्कृत रंगमंच जो है वो सबसे पहले हमारे आचार्य भरत मुनि ने समुद्र मंथन नाटक का मंचन किया था। ये घटना करीब 250 वर्ष पूर्व की है। भरत का काल जो है वो 500 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के बीच होता है। तो करीब 2500 वर्ष पहले अपने 100 पुत्रों के साथ और अप्सरा जो है उर्वशी के साथ आचार्य भरत ने समुद्र मंथन नाटक का मंचन किया था। वो भी किया था महेंद्र ध्वज उत्सव में। महेंद्र ध्वज उत्सव जो था उसी उत्सव उन्होंने इसका मंचन किया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि संस्कृत रंगमंच कैसा होना चाहिए, रंगमंडप कैसा होना चाहिए, ये सारी बात उन्होंने नाट्यशास्त्र के 2य अध्याय में बताई है। 10 चतुरस ऐसे रंगमंडप की बात की है। तो रंगमंच का आशय जो है वो बहुत स्थूल नहीं लेना चाहिए कि जिस पर अभिनेता मंचन करे वही मंच है। वो मंच नहीं है। मंच तो समूचे उस सांस्कृतिक अभियान का नाम है जिसमें दर्शक भी बैठा हुआ है और प्रेक्षक बैठा हुआ है और पीछे जो है नट जो है तैयार हो रहे हैं, मतवारणी है, नेपथ्य है और सामने जो जिस मंच पर अभिनय किया जा रहा है, ये सब मिलकर के रंगमंच होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, स्थूल रूप से सिर्फ जिस पर अभिनय किया जाता है उसी को लोग रंगमंच मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, भरत ऐसा नहीं मानते थे। और इसका निर्माण जो है कालिदास से काल में हुआ था। वहाँ पर जो है रायगढ़ की नाट्यशाला में, रायगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ सरगुजा में, वहाँ पर रायगढ़ में वो पहाड़ है, उसी पहाड़ को काट करके महाकवि कालिदास ने भारत के नियमों के अनुसार रंगमंच का निर्माण किया था। हम लोग वहाँ गए हुए हैं और वहाँ पर नाटक शाकुंतलम देखा हुआ है, उसी मंच पर देखा हुआ है। इसके बाद तो बहुत मंच बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी भी वो जो सरगुजा का रायगढ़ की नाट्यशाला जो है अभी भी प्रसिद्ध है। वो पहला रंगमंच है भारत के व्युत्पत्ति नियम के अनुसार पहला रंगमंच है। के मूल तत्व और प्रमुख तत्व क्या रहे हैं जो नाट्यशास्त्र में बताया गया है, या जो शुरू में नाटक होते थे उसके मूल तत्व और प्रमुख तत्व क्या रहे हैं? कि क्या है कि भरत ने नाट्यशास्त्र में जब नाट्य का लक्षण किया प्रथम अध्याय में, तो कहा कि योयम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः सोंगाद्यभिनवोपेतो नाट्यमित्य विधीयते। मतलब स्वभाव, जो लोक का स्वभाव है, और स्वभाव कैसा है, सुख और दुख से समन्वित जो स्वभाव है, उसी का आंगिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक द्वारा अभिनय करना ही नाट्य है। ये नाट्य की परिभाषा थी। और मैंने बताया आपको ना कि रंगमंच का आशय जो स्थूल लेते हैं लोग, सिर्फ उसी ले लेते हैं मंच को जहाँ से अभिनेता अभिनय कर रहा है, वो मंच नहीं, वो रंगमंच नहीं है। मैंने आप बता दिया, रंगमंच की पूरी जो व्यवस्था है, वो पूरा जो अभियान है नाट्य का, पूरा जो कनवास है नाट्य का,
वो पूरा पूरा रंगमंच है, समझ रहे हैं आपने। और रंगमंच के लिए उन्होंने त्यस और चतुरस्र, वो दो प्रकार के रंगमंच की व्यवस्था द्वितीय अध्याय में दिया हुआ है। उस प्रकार का मंच अभी बन नहीं पाया है। हाँ, भोपाल भवन में ऐसा रंगमंच बनाने की स्थिति बनी हुई है, क्या पता वहाँ बन जाए। अभी एक ही मंच है वहीं पर, रायगढ़ की नाट्यशाला में सरगुजा में, वही मंच अभी है जो भरत के अनुसार बना हुआ है। सर, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार संस्कृत नाटकों के अंदर किस तरह के पात्रों का वर्णन है और क्या उनकी विशेषताएं बताई गई हैं? देखिए, ऐसा है, आचार्य भरत ने 4 प्रकार के नायकों की बात की। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। ये 4 प्रकार के नायक की बात भरत करते हैं। उनके आने अवान्तर काल में उनके बाद आने वाले आचार्य धनंजय भी यही बात करते हैं। तो ये जो हमारे नायक हैं, वो नायक जो है वो पहले धीर होते थे, फिर उदात्त होते थे, फिर प्रशांत होते थे, फिर उद्धत होते थे और फिर ललित होते थे। पहले होते थे धीर। तो आचार्य भरत के अनुसार नायक का पहला गुण उसका धीर होना। धीर होना उसका पहला और अंतिम गुण है, धीर होना। धीर होगा तभी उदात्त होगा, तभी प्रशांत होगा, तभी ललित होगा, तभी उद्धत होगा। पहले धीर होगा। और आज के ज़माने में, उस ज़माने में यही ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में, उस ज़माने में भी ये जो आंदोलन आज देश में व्याप्त है, जो संक्रमण काल चल रहा है, जो पुराने मूल्यों को भुलाने और नए मूल्यों को याद करने का समय चल रहा है, ऊपर से नितांत व्यापक वैश्विक, लेकिन अंदर से नितांत संकीर्ण होने का काल चल रहा है। ये जो संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल में भारत के द्वारा निर्धारित नाटकों का जो मानक है और भारत के द्वारा निर्धारित नाटकों के जो नायक हैं, उनके अनुसार जो अन्य पात्रों के कल्पना है और जो रस रस का निर्धारण है, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है और भारत इसकी व्याख्या की हुई है। सर, नाटकों में नायक के अलावा और किस किस तरह के पात्र संस्कृत नाटकों में प्रमुख लिखे गए हैं या होते ही थे, मतलब इन पे पात्रों का होना आवश्यक है? थोड़ी सी मैं इस पर विशेष अंदर जाता हूँ। जी। ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि पहले बताया कि समुद्र मंथन नाटक का पहला मंचन हुआ था। उस नाटक में वो जो रोल कर रही थी लक्ष्मी रोल कर रही थी उर्वशी, वो कुछ वाक सतिर उससे हो गया, वाणी कुछ विद्रपत हो गई और उसी में उसको श्राप मिल गया था। और वो उर्वशी आकर के पुरुरवा के साथ धरती पर रही थी। उसी नाटक का श्राप है वो। नाटक में जो वाक चातुर्य हो गया उर्वशी के द्वारा, उसी के कारण उनको श्राप मिल गया और वो आ करके पूर्वा के साथ भारत में रही। तो समुद्र मंथन नाटक तो क्या था? देवताओं की दानवों पर विजय, यही उसका मुख्य प्रस्तुत विषय था। इसके बाद नाटक लिखने का पहला काम किया हमारे महाकवि कालिदास ने। अभिज्ञान सहोत्रम नाटक उनका है। नाटक में उनका नायक भी है, विदूषक भी है, उसमें कई रस हैं। श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, अद्भुत रस भी है, रौद्र रस भी है, करुण रस भी है, वासर रस भी है, सारे रस उसमें हैं। नाटक के लक्षण में कहा गया है, ये केवल भयवेदंगी श्रृंगारो वीर येवा। नाटक का जो अंगी रस हो सकता है वो या श्रृंगार होगा या वीर होगा। तो श्रृंगार रस अंगी रस होता है, लेकिन साथ साथ सारे रस नाटक में होते हैं और इन रसों के अनुसार ही पात्रों का चयन नाटककार करता है। तो पात्रों का चयन जो होता है वो रस के अनुसार, कथा के अनुसार वो जो है नाटककार करता है, उनका अभिनय किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो नाटक संस्कृत में लिखे गए, इनका अभिनय जो होता था वो किसी ग्रीष्मोत्सव, बसंतोत्सव, शरदोत्सव हुआ, इसके बाद किसी के यहाँ कोई उत्सव हुआ, किसी का कोई कार्य हुआ, उसमें जो है वो नाटक का अभिनय किया जाता था। नाटक का अभिनय कोई समय निर्धारित नहीं था,
यदि उत्सवों में नाटक का मंचन किया जाता था। अब कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका मंचन हुआ था ग्रीष्मोत्सव में, जब वहां पर बैठी हुई थी अभिरूप भूइष्ठा परिषद राजा विक्रमादित्य की, उसी सब नाटक हुआ था उनका, वो ग्रीष्मोत्सव था। इसके अलावा उनका जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसका मंचन हुआ था बसंतोत्सव में, बसंतोत्सव में हुआ था। इसके बाद हमारे दूसरे बहुत बड़े नाटककार हुए हैं, वो है भवभूति, उनका नाटक है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम का मंचन हुआ था कलाप्रियनाथ की यात्रा के दौरान, जब यात्रा कर रहे थे कलाप्रियनाथ की, तब उनके नाटकों का मंचन होता था। समझ आए? सर और भी लेखक रहे होंगे संस्कृत नाटकों के। जी बता रहा हूँ, जी शूद्रक हैं, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, और जो है ये शूद्रक का मृच्छकटिकम है। इसके बाद है ये बुद्धा राक्षस है उनका, उस विशाखदत्त का, भट्ट नारायण का, भट्ट नारायण का तो है बड़ी संहार है, बड़ी संहार, और विक्रमोर्वशीयम तो कालिदास का ही है। हाँ, ऐसे नाटक लिखे। सर उस समय के जो संस्कृत नाटक होते थे उसमें किस तरह की भूमिका राजाओं की होती थी, या उस समय के जो राजा होते थे जो उस समय का शासन संभालते थे, उनकी किस तरह की भूमिकाएं होती थी? मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ नाटकों का नायक तो धीरोदात्त ही होता रहा है, क्योंकि जो प्रकरण है उनका नाटक धीरे प्रशांत होता रहा है, नाटिकाओं का नायक धीर ललित होता रहा है, और वो जो धीरोद्धत है वो तो प्रतिनायक के रूप में आया है, कभी नायक के रूप में हमारे नाटकों में दिखाई नहीं दिया। वो धीरोद्धत वो प्रतिनायक के रूप में आया हुआ है, प्रतिनायक के रूप में, समझे ना? नायक के रूप में धीर प्रशांत और धीरोदात्त और धीर ललित का आगमन हुआ है नाटकों में। अब जो नाटिका है प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की नाटिका है, दोनों श्रृंगार प्रधान है। इन दोनों में जो है श्रृंगार रस का प्राधान्य है। एक का नाटक, एक का नायक उदयन है, दूसरी का दूसरा कोई है, इस प्रकार से है। सर रंगपट्टिका, मत्तवारिणी या नांदी पाठ, मंगलाचरण, इस तरह के जो भी तत्व थे, इनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि इनकी क्या महत्व, मतलब क्या महत्वता थी इनकी? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ तो सबसे पहले स्थापना होती थी जर्जरक की। जर्जरक जो ध्वज है, जर्जरक जो महेंद्र ध्वज का ही एक रूप था, उस स्थापना इसलिए होती थी कि क्योंकि जब समुद्रमंथन नाटक खेला जा रहा था तो दैत्यों और दारों में विवाद हो गया था, इतना भयंकर विवाद हो गया था कि नाटक रुक गया था, समझे ना? इसके बाद जर्जरक की स्थापना हुई नहीं थी उस समय वहां, और जर्जरक की स्थापना इसके बाद इसलिए की जाने लगी कि ताकि ये जो नाट्य चल रहा है, नाटक चल रहा है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न हो, कोई दानव दैत्य नाट्य में बाधा उत्पन्न करे, इसी की रक्षा के लिए जर्जरक की स्थापना होती थी और की जाती है जर्जरक की। और जर्जरक ऐसा अस्त्र बन गया था महेंद्र ध्वज का, उसी से इंद्र ने सारे राक्षसों को मार गिराया था। जर्जरीकृतम, जर्जर के वहां प्रयोग है नाट्यशास्त्र का, जर्जरक से सारे दानवों का समूह जर्जरीकृत हो गया था, मैंने खत्म कर दिया था, दानवों को पीट पीट के बिल्कुल अधमरा कर दिया था। इसके बाद तब वही जर्जरक, उसको उसका नाम जर्जरक दिया और जर्जरक की स्थापना होने लगी। इसके बाद हमारे आता है जो मंगलाचरण, वो नांदी होता है, वो नांदी, नंदयती थी नांदी, जो सबको आनंदित कर दे, जो पद्य, जो विशेष मंगल पद, वो नांदी होता है। तो नांदी इसलिए की जाती थी, नांदी भारत में ये कल्पना की जाती थी कि युष्मान पुरा तू, वो कहता था तुम मतलब दर्शकों को पवित्र है, तुम दर्शकों की रक्षा करे। तो वहाँ ये नहीं होता था कि हमारी रक्षा करे, वो ये होता था कि जो दर्शक हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कि नाटक क्या है, नाटक मूल रूप से मंत्र के लिए, नाटक का मूल जो उद्देश्य है वो अभिनय है, मंथन है, और ये पाठ के रूप में, वाचिक के रूप में नाटक किताबों में विद्यमान रहता है। किताबों में जो विद्यमान नाटक है वो अभिनय का जो वाचिक अंश है, जो मतलब
पाठ्य है वह जो रहता है उसमें जो है पुस्तकों में, और जब अभिनय होता है तब वो रसानुभूति कराता है। रसानुभूति करना ही नाटक का मूल प्रयोजन है, समझ रहे हैं ना। और रसानुभूति के सारे जो मतलब क्रम हैं, सारी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख के ही हमारे नाटक संस्कृत में लिखे गए हैं। उनका उद्देश्य पाठक में रसानुभूति उत्पन्न करता है, सोते हुए जगाना है और रिझते हुए हटाना है। मतलब पूरी सभा को कुछ क्षण के लिए अपने आप से दूर करके मंत्रमुग्ध कर देना ही नाट्य का उद्देश्य हुआ करता था। इस प्रकार के नाटक हमारे यहाँ होते रहे हैं। और दूसरी बात आप बताओ, मैं नाटक का प्रकार आपको बता दूं। नाटक है नाटकम, प्रकरणम, भाण, प्रहसन, डिम, वीथी, समावकार, अंक या मृग, ये 10 नाटक के प्रकार हैं। ये 10 मूल नाटक है। इसके बाद वो रूपक होता 18, जिनमें षटक और जो है ये नाटिका वगैरह आती है। तो दूसरी बात क्या है कि ये नाटक का लक्षण आप कह दिया था ना, लक्षण नाटक का बताया था। तो ये पूरी लक्षणों के हिसाब से नाटक हमारे यहाँ संस्कृत में लिखे जाते रहे हैं, आज भी लिखे जा रहे हैं। नाटक हम लोग भी लिख रहे हैं, मॉडर्न नाटक लिख रहे हैं। लेकिन और दूसरी बात और क्या ध्यान देने योग्य है कि उसमें लिखा है, तो उसमें राजशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक कहते हैं से इतिहासम करोम्य हम, ये कहते हैं भरत, मैं क्या करूँगा नाटक को, से इतिहास करूँगा। अब इतिहास क्या होता है? इतिहास इतवन ऐसा, हम निश्चय आस वाले था, इतिहास ऐसा निश्चय रूप में था। इतिहास ही कहते हैं। तो जो घटनाएं हमारे पूर्व में घट चुकी हैं उन्हीं का अभिनय कराना ही अंग आहार्य वाचिको सात्विक के द्वारा पूरी पूर्व घटी हुई घटनाओं का अनुकरण कराना ही, अभिनय कराना ही नाट्य है। समझ रहे ना, मूल रूप से नाट्य है। इसका सबसे बड़ा प्रकार जो है वो नाटक है, और नाटकांतम कवित्वम कहा गया है। किसी कवि की कविता का तब तक मतलब बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाती तो नाटक नहीं लिखता। नाटक से ही कवि की कवित्व का इब्तिहार होता है, नाटकांतम कवित्व कहा गया है। इसे नाटक लिखना और रस पेशन नाटक, जो जिसे देख करके रस पूरी जनता एक बार उत्तराचरितम को पढ़िए भी तो रो देंगे, और देखेंगे तो रोते ही रहे उत्तर रामचरितम को। ऐसे ही शाकुंतलम को अभिनय करिए तो सारे रसों का अनुभव होगा आपको करीब करीब। इस प्रकार से हम नाटकों में रस का निर्वहन किया जाता रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर। नाटकों के प्रकार बताए आपने। नाटकों के जितने प्रकार हैं क्या उन्हीं के हिसाब से उनके अंक भी तय होते हैं सर? जी, सब अलग अलग अंक। तो नाटक का तो 7 अंक, नाटक का जो सबसे पहला प्रकार नाटक जो पहला प्रकार है उसके 7 अंक है, प्रकरण के 10 अंक है, एकांक के 1 अंक है, ऐसे ही व्यायोग के भी 1 अंक है, एकांक के भी 1 अंक है, ऐसे सबके अलग अलग अंक बताए गए हैं। दूसरी बात और बता दूं आपको कि हमारी जो परंपरा थी वो पूरी, हम किसी भी विषय की स्थापना के मूल में जाते हैं वेदों में, हम किसी भी प्रमाण को ढूंढते वेदों में। इसे नाटकों का भी जो उद्भव हुआ संस्कृत में वो वेदों के माध्यम से हुआ। जैसे वेदों का जो संवाद सूक्त था, पूर्वा उर्वशी संवाद, यमी संवाद, भूषावत नदी संवाद, ये जो संवाद थे इन्हीं से नाटक का अभ्युदय हुआ। और भरत ने जब पंचम वेद है, नाट्य वेद क्या है, पंचम वेद है, क्योंकि और जो वेद थे 4 वेद थे वो सार बड़क नहीं थे, सारे बड़े के लोग को नहीं पढ़ सकते थे, शूद्रों को निषेध था, वैश्यों को निषेध था। इसी से एक हलचल मची हुई थी, आंदोलन था हमारे लोक में। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो इंद्र ने उनसे मांगा था, ऐसा क्रीडरेकम इच्छामो दृश्यम सर्वम यद्भवेत्, ऐसा खिलौना मैं आपसे चाहता हूं तो दृश्य भी हो, सब भी हो, ऐसा खिलौना हमको दीजिए। फिर कहा
तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सारवर्णिकम। जैसे आप क्या करिए, पांचवा वेद जो सारवर्णिक है, जो सारे वर्ण के लोग एक साथ उसको देख कर आनंदित तो हो सके, ऐसा पंचम वेद आप हम उत्पन्न करिए। तब पंचम वेद के रूप में नाट्य का सृजन हुआ। और उसमें भी भरत ने क्या किया, वहां पे जगरा पाठ्यम ऋग्वेदात, ऋग्वेद पाठ्य जो है, जो अभी चर्चा कर रहा था ना मैं, पाठ्य जो है, नाटक जो है, नाट्य पहले तो बोल रहे नाट्य, नाट्य का एक रूप नाटक है, लेकिन नाटक जितना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि नाट्य का स्थान नाटक ले लेता है, बोलने में लिखने में भी ले लेता है। तो उन्होंने क्या कहा था, जगरा पाठ्यम ऋग्वेदा, जब उनको सृजन करना हुआ नाटकों का, तो उन्होंने वेदों का ध्यान दिया, ब्रह्मा ने वेदों का ध्यान किया, और ध्यान करके क्या किया, जगरा पाठ्यम ऋग्वेदा, ऋग्वेद से पाठ्य दिया। पाठ्य वही वाचिक का अंश, वाचिक का अंश जो है वो पाठ्य है, वो ऋग्वेद से लिया, क्योंकि ऋग्वेद में संवाद सूक्त थे, उन्हीं से नाटक का सृजन उत्पत्ति हुई थी, सर्जन हुआ था। इसलिए ऋग्वेद से उन्होंने क्या लिया, पाठ्य दिया। जगरा पाठ्यम ऋग्वेदात शाम अभ्यो गीत बेवच, शाम वेद से गीत लिया, गीत सामानी यो वेद सवेद गीतम, शाम वेद से उन्होंने क्या लिया, गीत लिया। जगरा पाठ्यम ऋग्वेदात शाम अभ्यो गीत बेवच, यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अभिनय, रसान अथर्वणादि रसों को लिया अथर्ववेद से, ये चार वेदों से लिया भी। तब पंचम वेद नाट्य वेद का सृजन किया। ये वेद क्या है, सार्ववर्णिक वेद है। ये इसलिए आचार्य भागवत कालिदास कहते हैं, नाट्यम भेद रुचि पिकम समाराधरम। नाट्य जो है वो भिन्न रुचि के लोगों का एक साथ आनंद देने वाला पंचम वेद है। नाट्य में मत भिखारी को भी, बहुत बड़े विद्वान को भी, बहुत बड़े पंडित को भी, बहुत बड़े संत को भी, सामान्य श्रोता को भी, सबको समान आनंद मिलता है, सब आनंदित होते हैं। इसे नाट्य वेद सबसे उपयोगी वस्तु है। एक बात और आप बता जी, कि हमारे यहाँ नाट्य का जो हुआ सर्जन हुआ, उसमें लोकधर्मी और नाट्यधर्मी दो प्रकार के नाटक होते हैं। लोकधर्मी, नाट्यधर्मी। लोकधर्मी तो वो है जो कोई भी सामान्य से कहीं भी खेला जा सकता है, लेकिन नाट्यधर्मी नाटक वो जो कलाधर्मी होता है, कलाओं का प्रयोग, समझ रहे ना। कलाएं जो हमारे यहाँ, जो नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा होगा, वो कलाधर्मी नाटक ही नाट्यशास्त्र देख नहीं सकता। कलाधर्मी नाटक देखने की नाट्यशास्त्र का अध्ययन होना जरूरी है, समझ रहे ना। तो उसमें क्या होता है कि जो व्यवस्था दिया है, अब उसे पेड़ बनाना है, पेड़, अब मनुष्य को पेड़ बनना है उसमें, नाटक में। अब फूल, अब वहां पर शाकुंतलम में पंक्ति है, चतुर्थ सर्ग में, चतुर्थ अंक में, ततः प्रविष्टः पुष्पावचम नाट्यंतो सख्यो, इसे बात प्रवेश करती है फूल चुनने का अभिनय करती हुई सखिया। फूल है नहीं, फूल चुनने का अभिनय करना है, ये कलात्मक पक्ष है, ये कलाधर्मी, ये नाट्यधर्मी व्यवस्था है। तो नाट्यधर्मी व्यवस्था हमारे, यही एक, आप हमारे नाटक के विषय में कुछ दूसरी बात सोच सकते हैं। संस्कृत का सारा नाटक या नाट्य जो है वो नाट्यधर्मी है, लोकधर्मी नहीं है। ये एक विचारणीय संदर्भ है। संस्कृत का कोई भी नाटक लोकधर्मी नहीं है, मूल रूप से नाट्यधर्मी है। उसमें कलात्मकता है, क्योंकि उसको चलना है भरत के हिसाब से। भरत जैसा कि उसी करना पड़ेगा। और भरत जो है नाट्यशास्त्र निरूपण किए हुए हैं, उसको उन्होंने कला धर्म को बताया हुआ है। वो जो विमान इत्यादि तक के लाने की बात किया गया उन्होंने। इस प्रकार से कलाधर्मी और लोकधर्मी नाटकों की व्यवस्था है। ये संस्कृत नाटक जो मूलतः कलाधर्मी है। इसीलिए जब शाकुंतलम नाटक का मंचन विक्रमादित्य के दरबार में हो रहा था, तो सूत्रधार क्या कहता है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु बंदे प्रयोग विज्ञानम। अब देखिए, अपरितोषाद विदुषाम न साधु बंदे प्रयोग विज्ञानम, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, अपने प्रयोग विज्ञान को साधु नहीं मानूंगा। अब बताइए, कह रहे ना,
आ परतोषाद विदुषाम न साधु बडे प्रोग विज्ञानम बलवदम शिक्षिताराम आत्मजब प्रत्यम चेता। जो शिक्षित होते विद्वान होते हैं उनका चित्त, उनका हृदय बहुत बलवत होता है, फिर अपने पर सशंकित रहता है। इसलिए जब तक विद्वान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे मैं अपने नाटक को सफल नहीं मानूंगा। ये है तो कलाधर्मी नाटक था। क्योंकि वहां कौन बैठी थी? बिकॉज अभिरूप भूषा परिषद बैठी हुई थी सामने, बहुत पढ़ी लिखी परिषद थी वहां बैठी हुई। बिकॉज के दरबार में उसी सामने मंचन नाटक हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम का। इसे कलाधर्मी नाटक हमारे संस्कृत में मूल रूप से सर आज के समय में संस्कृत नाटकों का जो स्वरूप हो गया है या हो रहा है, संस्कृत नाटक इतने होते नहीं है, इसका क्या कारण है सर? देखिए, मैं आपके शास्त्रीय केंद्र बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने, हमारी एक मित्र थी, गुरुजी बैठे हुए हैं शर्मा जी, उनकी विशिष्या थी डॉक्टर दीपा अग्रवाल। एक हिंदी नाटक हुआ करता था माधवी, उसका उन्होंने संस्कृत अनुवाद किया था और नाटक यहाँ खेला गया था। मैं उसको देखने आया था इसी इसी बड़े मंच पर, आपका जो बड़ा मंच है शास्त्रीय केंद्र का। और उसमें जो है हमारे बहुत से विद्यार्थी, मेरे यूनिवर्सिटी के, उसमें मेरे विद्यार्थी अभिनय की हुई थे। वो नाटक मैंने देखा था संस्कृत का। यहीं पर ये बैठे मेरे बड़े भाई कृष्ण पांडे जी, इन्होंने खेला था जो है नाटक नागानंदम। उसमें ये बने थे जीबूत वाहन, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं संस्कृत नाटक खेले जा रहे हैं। हाँ, सुभाष शर्मा के निर्देशन में हुआ था। सुभाष शर्मा उसने निर्देशन की थी। और एक नाटक हिंदी में तो उनका एक नाटक और हुआ था, औरंगजेब की आखिरी रात, ये राव कुमार वर्मा का नाटक है। उसे मैंने यही देखा था इसी मतलब शास्त्रीय केंद्र के मतलब महाकक्ष में। उसमें जो है वो स्वयं अभिनय की थी, बड़ी थी जहारा जो उसकी जो औरंगजेब की बड़ी बहन है, उसका उन्होंने खुद किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप कालिदास समारोह उज्जैन जाइए, वहाँ आपको 7 दिन नाटकें देखने को मिलेगी। 7 दिन होते हैं और नाटकों का अनुवाद करके हिंदी में बहुत मंचन होता रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने से होता रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जमाना था 1850 के आसपास तो पैदा थे वो, उस समय भी संस्कृत नाटकों का हिंदी अनुवाद करके नाटक खेले जाते रहे। और अभी कुछ कुछ मंच जैसे अब हम लोग जाते हैं वहाँ पर भवभूति संगोष्ठी में जो है वहाँ ग्वालियर में, वहाँ पर भवभूति के नाटक हर साल होते संस्कृत पे। अभी देखिए हमारे मुकेश भाई ने नाटक किया महावीर चरितम। हाँ, रूपक महोत्सव में नाटक होते, हमारी यूनिवर्सिटी में होता है अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव। वहाँ पर हमारी बहन बीड़ा जी भी जाती रही हैं। मैं तो लेकर के नाटक 15-16 साल वहाँ गया और सारे नाटक हमारे करीब 13 कैंपस देश भर में हैं। 13 कैंपस से 13 नाटक, इसमें 16 हो गए हैं। 16 नाटक संस्कृत अभी खेले गए इस बार। अभी गुरु जी गए थे मुख्य समारोह में। हाँ हाँ, सिर्फ नाटक हो रहा है। ऐसा नहीं कि सत्या आपकी नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि खेलना चाहिए। क्यों इसे खेलना चाहिए कि आज के जमाने की आंदोलित व्यवस्था को अगर सुदृढ़ करने की क्षमता किसी में है वो संस्कृत नाटकों के अंदर है। क्योंकि जब तक नायक धीरोदात्त नहीं होगा, धीरललित नहीं होगा, धीर प्रशांत नहीं होगा, वो समाज की विडंबनाओं को समाप्त करने का सोते हुए जगाएगा नहीं हो और रिश्ते हुए सुलाएगा नहीं हो। ये सिर्फ कर सकता है संस्कृत। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि अगर इस विषय पर किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो या सर से कोई भी बात करनी हो तो वो आमंत्रित है। नमस्कार सर। मैं आपसे सिर्फ ये जिज्ञासा है मेरी कि जैसे संस्कृत नाटकों में प्रकृति का सौंदर्य का बड़ा वर्णन मिलता है। हाँ, तो कुछ ऐसे नाटकों का उदाहरण ऐसे आप बता दीजिए जैसे मुझे भी कुछ थोड़ा सा ज्ञान बढ़े। और उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान सौंदर्य में चतुर्थ अंग तो पूरा प्रकृति और प्रथम अंक में पूरा प्रकृति सौंदर्य ही है। वो जो आजकल आया हुआ है ना, वो पर्यावरण पर्यावरण विज्ञान पूरे के पूरे अभिज्ञान सौंदर्य में छाया हुआ है, प्रथम से लेकर सप्तम अंग तक। तो क्या है कि वो जो शकुंतला है वो किसी मतलब आश्रम में, तो आश्रम जो मतलब वन में बना, आरण्य में बनता है, तपोवन में बनता है, तपोवन में शकुंतला रहती है। वहीं पर शकुंतला का दुष्यंत से मिलन होता है, वहीं पर वो गर्भवती होती है। कण्वाश्रम में गया हुआ हूँ, ये कोटद्वार के पास गढ़वाल में है कण्वाश्रम, वहाँ में गया हुआ, वहाँ माल्टी नदी बहती है, उसी के तट पर कण्वाश्रम है, जहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत का संगम हुआ था, जहाँ पर कण्व रहा करते थे। पूरी तरह वो प्रकृति की गोद में स्थान है वो, तो प्रकृति की पूरी गोद में, यहाँ तक कि वो वहाँ के पक्षियों से, पशुओं से, लताओं से भी, लताओं को पुत्रवत मानते थे कण्व। वहाँ पर एक प्रयोग है, हला शकुंतले प्रियमदा कहती शकुंतला से, हला शकुंतले तत्वोपतात काश्यपस्य आसन वृक्ष का पीतराई कल्पयामी ये नौ मार्ग कुसुम पेलवाप तमेदशाम आल बाल पूर्ण नियुक्तासी। मतलब हला शकुंतले तो तुमसे भी जाता तात काश्यप को आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं, जो इतनी कोमल शरीर वाली होती हुई भी तुम उनके द्वारा इनकी जल देने और गुणने का में लगा दी गई। देखो ये प्रकृति प्रेम है हमारे कालिदास का, समझ रहे ना। ऐसे ही जब जो है वो विदाई जब शकुंतला की होती है, चतुर्थ अंक में विदाई होती है, तो वहां पर वो पेड़ों से, जो पेड़ है वहां पेड़ों से अनुमति लेते हैं। फिर क्या श्लोक है, ना दत्ते प्रिय बंडनापि भावताम स्नेहन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रथु समय यशा बहुत तुत्सव शकुंतला पद्म सर्व रुक जाता। मतलब जब जा रहे हैं तो वहां पर श्लोक है, पावतुम न प्रथम व्यवसरम युष्माश पीते शिया, हे वृक्षों, हे कण्वाश्रम के वृक्षों, माने जो आप लोगों को पिलाए बिना पानी नहीं पीती थी। पावतुम न प्रथम व्यवसरम युष्माश पीते, आप लोगों के पीने के पहले जो पानी नहीं पीती थी। और ना दत्ते प्रिय मंडना भी भावताम स्नेहन या पल्लवम, प्रिय मंडना, प्रिय था मंडन जिसको ऐसी प्रिय मंडना शकुंतला प्रिय मंडना होने के बावजूद तुम्हारे पत्तों को तोड़ती रही थी। और फिर तीसरी पंक्ति और क्लाइमेक्स पर है, आद्य वह कुसुम समय ऐसा बहुत तुच्छ, जब आप पे सबसे पहले वो आता था, फूल आता था जिसको उत्सव हुआ करता था। ऐसी शकुंतला पति घर जा रही, उसको अनुज्ञा दो। ये कड़ो मांगता है वृक्षों से। तो पूरा का पूरा शकुंतलम तो प्रकृति का नर्तन है, हाँ नर्तन है। ऐसे उत्तरामचरित्र में भी है, उत्तरामचरित्र में भी जो चित्र का प्रकरण जो है, उसमें जो भगवान रहे थे वहाँ दंडकारण्य में वन में रहे थे, वहाँ पर जो मयूरों से प्रेम था, जो वहाँ हाथियों से प्रेम था, वो सबका उत्तरामचरित्र में भी दिखाते हैं। और सीता को बताते हैं कि सीता उसे देख करके राम के, वो तो तृतीय अंक में तो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है प्रकृति प्रेम जो है तृतीय अंक में। तो ये हमारे नाटकों में होता रहा है। एक प्रश्न और, जैसे कि भरत मुनि जी ने 8 रसों की व्याख्या की है नाट्यशास्त्र में, उसी तरह अभिनव गुप्त जी ने 9 रसों की व्याख्या की है। तो आप एज ए स्कॉलर आप उस ऐसा नहीं है जी, नाट्यशास्त्र में भरत ने 9 रस माना है, शांत भी माना है उन्होंने, शांत भी माना है। अभिनव कौन होते हैं अलग रस देने वाले, उन्होंने अभिनव उनके टीकाकार है ना। टीकाकार है जी, बिल्कुल। हाँ वो क्या, वो कैसे कर देंगे, वो तो नाट्यशास्त्र के अभिनव भारती टीका लिखा अभिनव ने। तो उनको उन्होंने क्या लिखा है, श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद संयोचित नाट्यशास्त्र, ये कारिका है जो है नाट्यशास्त्र की। तो 8 रस बताए। इसके बाद फिर उन्होंने सम जो है, सम मतलब शांत होगा, शांत का स्थायी भाव सम है। वो शांत रस की बात जो है बड़े विस्तार से करते हैं। अब जो है भरत नाट्यशास्त्र में, भरत उसी की व्याख्या, उसी की टीका कर रहे हैं अभिनव। अभिनव का अपना कोई सिद्धांत नहीं है, वो भरत का है।
भरत शांत को माना है और नवरस मानते हैं वो। बाद में जो है वात्सल्य को एक नाटक और मान करके शायद दर्पणकार विश्वनाथ है, वात्सल्य को भी 10वां रस माना है, और भक्ति को रूप गोस्वामी ने 11वां रस मान दिया है। 11 रस मान हिंदी साहित्य में वात्सल्य और भक्ति रस उसमें हम पढ़ते हैं पढ़ते होगा, पढ़ते हैं बिल्कुल। वात्सल्य को नाट्य माना हमारे यहाँ विश्वनाथ ने अपने काव्यशती ग्रंथ शायद दर्पण में, और नाटक चंद्रिका में माना, नाटक चंद्रिका में माना इन्होंने रूप गोस्वामी ने भक्ति रस। इस तरह 11 रस हमारे यहाँ हैं। तो बस यही पूछना था मुझे कि एज ए स्कॉलर आप क्या क्या मानते हैं कि शांत रस को मंच पर दिखाना क्या संभव है? नाट्य में नहीं है शांत रस। नाटक का कभी स्थायी भाव नहीं हो सकता। कोई कारस एक भवे दंगारी श्रृंगारो वीर ये हुआ, श्रृंगारो वीर ही नाटक का अंगीरस हो सकता है। शांत अंगीरस नाटक का नहीं हो सकता। काव्य का हो सकता है, महाकाव्य का हो सकता है। रामायण महाकाव्य है, उसका शांत रस अंगीरस है रामायण का, क्योंकि नाटक का नहीं। नाटक में ये नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी है शांत को, वात्सल्य को भी नहीं दी गई। वात्सल्य को किस में रखा गया? जैसे कि नाटक भरत मुनि जी ने वात्सल्य तो नाटक में अंग रस आएगा ना, अंगी नहीं होगा। अंग के रूप में सब आएगी भाई। अंग के रूप में तो शकुंतला में करीब सारे रस दिखते हैं। अब चतुर्थ में जब विदाई होती शकुंतला की तो वात्सल्य विप्लव है वहां पर चतुर्थ में पूरा। जब शकुंतला को विदा करते हैं कर्ण, वो रोते हैं, सखिया रोती, क्या है वो? वात्सल्य है, लेकिन वात्सल्य विप्लव है वहां पर। वात्सल्य नहीं, पूरे रूप से नहीं कर सकते आप। वात्सल्य विप्लव रस है वहां पर। विदाई हो रही है ना, तो विदाई हो रही, विप्लव हो गया वहां पर, और वात्सल्य विप्लव है वहां उस पूरे चतुर्थ अंक में। धन्यवाद आपका। कोई और पूछना चाहता है तो? कोई और भी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो आमंत्रित हैं, स्वागत है। जी, मेरा प्रश्न ये कि वर्तमान समय में, मैंने पिछले 15-20 साल में, उससे इस बीच अगर कोई अच्छे लेखक जो संस्कृत में नाटक लिख रहे हैं या उपन्यास या इस तरह की कहानी भी, मतलब थोड़ा मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हो, तो ऐसे कोई हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं जो हम पढ़ें? सर विराज राजेंद्र स्टार्ट में प्रोफेसर नरोत्तम सर विविध आपने देखी बैठे में और सर सवाल लाती है अगला ऐसा देखा जा बहुत तो दिखाई दे। अब प्रोफेसर बाबरासन पे भी नाटक देखा who is that everywhere to control radio or watch the radio without him. This नाटक है ना कि आज के नाटक जो लिखे डाले हैं वो वही पे बना देखिए। आज सब है बटना अभी कल की घटना घटी है, आज इस प्रकार की स्थिति है सचित में। मान इतना जागरूक सचित कभी हमारा है, वो आज की घटना घट रही है, आज घट रही है, कल लिख रहा है उस पर। इतना जागरूक कब किसी भाषा का ही नहीं हमारे यहाँ। खूब लिखा जा रहा है, उपन्यास खूब लिखे जा रहे हैं, कथाएं लिखी जा रही हैं, सुगंधा रांगडा सब बड़ी कथाएं हैं, लिखा जा रहा है। सचित बहुत तेजी से लिखी जा रही है। इस शताब्दी को सचित की स्वर्ण शताब्दी मानता हूँ। इतना लेखन किसी समय में हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि आपको बताऊं मैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, सबसे ज्यादा महाकाव्य लिखा गया संस्कृत में। सबसे ज्यादा महाकाव्य, काव्य नहीं महाकाव्य लिखा गया संस्कृत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। किसी और भाषा में देश में नहीं लिखा गया। इतनी उर्वर भाषा है ये। आज भी इसका साहित्य जो है वो लिखा जा रहा है। हमने अपने लिखे नाटकों का भी निर्देशन किया, मंथन किया। सर, तो जैसा कि सर का प्रश्न आया कि संस्कृत नाटक आज के आधुनिक समय में लिखे जा रहे हैं, क्या आपने बताया बहुत लिखे जा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे इन सब नाटकों की उपलब्धता हो, जहाँ पे लोग जाके पढ़ सकें या उनको देख सकें? तो हमारे क्या है, वो तो देश के सारे ग्रंथों का वो करता है रे, परचेज करता है। वो परचेज करके
हमारे सारे कैंपसों को भेजता है। हमारे जो 13 कैंपस देश भर में है, 13 कैंपस में मॉडर्न महाकाव्य, मॉडर्न काव्य, मॉडर्न नाटक, मॉडर्न कथाएं सब जो है हमारे विश्वविद्यालय की किसी भी कैंपस की लाइब्रेरी में आपको मिलेगी, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पढ़ना हो तो हमारी लाइब्रेरी आइए, हमारे गगनराजा कैंपस लाइब्रेरी, वहाँ पढ़िए, सब है। तो उसका सर कोई शुल्क या वो निःशुल्क? कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं, हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है। जी आप आइए, वहाँ पर जो है गेट कीपर से कहिए कि मैं नाटक पढ़ना चाहता हूँ, आपको अलाउ कर दिया जाए, आप जाकर पढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत है ही। ये बहुत सुखद विषय है कि संस्कृत नाटकों की उपलब्धता सर के विश्वविद्यालय में, सर के पुस्तकालय में है, और जिसको भी रुचि हो वो जाके पढ़ सकता है, देख सकता है, जानकारी ले सकता है, और इस विषय पर और भी वार्ता अगर करना चाहे तो सर वहाँ उपलब्ध हाँ, है। मैं वहाँ रहूंगा, और जो जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। और कोई प्रश्न अगर इधर से आना हो? अब देखिए, हमारे तो विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पर, जी हमारे एम ए फाइनल के विद्यार्थी सब बैठे हुए हैं। हाँ, ये 4 विद्यार्थी हमारे एम ए फाइनल के हैं, नैमिष, सौरभ, निलय और जो है अमन। ये नाटक देख गए थे जब आप वहाँ पुणे में थे आप? You guys say that everything. हाँ। इनके का भारतीय का बहुत सर पूरे भारत पर क्या करीब 16 नाटक थे, 16 नाटक। ये सुपरस्टार भगवान आहार्य मिला, आहार्य, सर्वश्रेष्ठ आहार्य। एक बात और आप बता दूं जाते जाते, भारत ने जो 4 अभिनय बताए, उसमें उन्होंने, भारत ने 15वें अध्याय में लिखा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे वाचिक अभिनय को, वाचिक को। उन्होंने 15वें अध्याय में लिखा, वाचि यत्रस्तु कर्तव्यो नाट्य शेषात् परम स्मृता अंग नैप सत्वानी वाक्यार्थम व्यंजयन्ति। मतलब वाच मान वाचिक अभिनय में प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नाट्य स्तरो हो, ये नाट्य का शरीर है, वाचिक को शरीर मानते हैं नाट्य का। और फिर अंग नैप सत्वानी माने आंगिक, आहार और सात्विक, वाक्यार्थम व्यंजयन्ति ही, वाक्यार्थ की व्यंजना करते हैं। तो वाचिक अभिनय के रूप पे ही नाटक हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। वहाँ क्योंकि नाटक को हर समय मंच कहाँ उपलब्ध होता है भाई, मंच तो कभी कभी मिलता है रे, रहता नाटक पुस्तक के रूप पे ही है ना भाई। तो पुस्तक के रूप पे आप उसको पढ़िए, उसे वाचिक को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आप सबका स्वागत है। कभी भी आपको नाटक मॉडर्न भी पढ़ने हो, पुराने पढ़ने हो, हमारे पुस्तकालय में आइए, आपको स्वागत है। बिल्कुल, सर की तरफ से जब भी सूचना आएगी हम पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। ये विमर्श आज यहीं हम विराम लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शनिवार हम वापस पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगे हमारे नए वक्ता के साथ। अगले सत्र में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगी श्रीमती उर्मिला शर्मा जी, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, जो कि प्रयागराज से हैं। तो अगले शनिवार यहाँ पर इसी समय ये विमर्श पुनः प्रारंभ होगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।